हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1, जिसमें आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बच्चों कि आपको मैं आप क्लास 11 की केमिस्ट्री में बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊंगी और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बताई जाएगी। जिन बच्चों ने क्लास 11 का केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं देखा अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा जिसमें कल ही आपकी वीडियो अपलोड की गई थी और उससे आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस पता होना है। क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं पता करेंगे कि आपको कितने टॉपिक को कवर करना है तो आपको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपको एक टेंशन होगी कि हमने कितने टॉपिक कवर किए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई है, तो बच्चों उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाए। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेश्चंस होते हैं कि मैम केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होती है, टफ होती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें केमिस्ट्री के बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं चैप्टर 1 में, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि चैप्टर 1 में आपका केमिस्ट्री के कंसेप्ट में हमारा पहला टॉपिक आता है पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो बच्चों पदार्थ और मैटर ये है क्या, ये पदार्थ है क्या? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि केमिस्ट्री क्या है। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आप एक भी कंसेप्ट को छोड़ दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बहुत ही समझदारी से सुनिएगा। चलिए तो हमने आपको बताया पदार्थ क्या है, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कहते किसे हैं, हम क्या डेफिनेशन बताएंगे पदार्थ की। तो बच्चों आप पदार्थ बताने से पहले ये समझ लो कि आपको केमिस्ट्री क्या है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो भाई? केमिस्ट्री में तो हम पदार्थों का ही तो अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे अणुओं को ही तो अध्ययन करते हैं, तत्वों का अध्ययन करते हैं, यौगिकों का अध्ययन करते हैं। वही केमिस्ट्री में कुल टोटल आप मिलाकर आप बोल सकते हो कि हम पदार्थ का ही तो पदार्थ को ही तो स्टडी करते हैं। तो बच्चों जब केमिस्ट्री में आप पदार्थ का यूज करते हो तो ये पदार्थ है क्या? तो पदार्थ की डिफिनेशन एक छोटी सी लैंग्वेज में आप बता दो कि पूरे ब्रह्मांड में हम आपको केवल पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हर वो वस्तु जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। बहुत सिंपल से डेफिनेशन आप बता दो कि पदार्थ वे होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में, या आप कह सकते हो कि पदार्थ वह है जिसमें कुछ न कुछ भार हो या वो कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। पदार्थ जो भी वस्तु होगी, ठीक है, उसमें अगर भार हो या फिर वो स्थान घेरती हो तो वो सारी वस्तुएं हमारी क्या कहलाएंगी? पदार्थ कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बिना सोचे आप बता सकते हो कि हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ओके, उसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ पदार्थ का वर्गीकरण, कि ये पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पदार्थ के वर्गीकरण में कि पदार्थों को दो वर्गीकरण में डिवाइड कर दिया गया है। एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन, आप बोल सकते हो ऐसे। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पे देखना है कि फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो आप बचपन से पढ़ते आए हो क्लास 6-7 से कि जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। अब बात यह होती है कि ये ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है।
इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप एक एक चीजों को समझिएगा। चलिए, तो ठोस, द्रव और गैस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ठोस क्या होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 चीजें दी हैं और अलग अलग दी हुई है। एक आपको दिख रहा है गैस, एक लिक्विड और एक सॉलिड, मतलब कि ठोस, द्रव और गैस, 3 चीजें आपको दिख रही हैं। हमें इसमें यही 3 चीज समझना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉलिड क्या होता है। ठीक है, सॉलिड जैसे कि कोई वस्तु है और वस्तु के बीच जो आंतरा आणविक बल होता है, जो आंतरा आणविक बल होता है, मतलब ये कि जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, उसके बीच कुछ आंतरा आणविक बल होता है। ठीक है, लेकिन वो आंतरा आणविक बल एकदम थोड़ा सा होता है, बहुत ही कम होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं। इस डायग्राम को आप देखिएगा और इसमें देखिएगा कि एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं, सॉलिड पदार्थ में है, लेकिन इसमें इसके बीच में जो हल्का सा आंतरा आणविक बल है, स्पेस है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो हमारा होता है उसमें थोड़ा सा आंतरा आणविक बल होता है। उसी के सेम लिक्विड जो हमारा होता है उसमें थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, और गैस जो होता है उसमें बहुत सारा आंतरिक आणविक बल होता है। अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि मैम ये तो हमें समझ में आ गया कि इनके बीच जो आंतरा आणविक बल होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें मेन डिफरेंट क्या है, क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सॉलिड है, लिक्विड और ये गैस है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो हमारा सॉलिड होता है, जो आपका सॉलिड होता है, उसका सबसे पहले हम आकार के बारे में बात करते हैं। उसका आकार निश्चित होता है, सॉलिड का आकार निश्चित होता है। कैसे सॉलिड का आकार निश्चित होता है, जैसे कि इस डायग्राम को आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इसने इस वस्तु को, मान लेते हैं कि ये हमारी ईंट है और इस वस्तु को यहाँ पे रख ली, तो उसने उतना ही स्थान घेरा जितनी बड़ी वस्तु है। तो कहने का मतलब ये कि इसका आयतन जो होगा, जो आयतन है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। जहाँ जितने बड़े वो चीज होंगी उतना ही वो उसका आयतन होगा। वो आयतन हमारा सॉलिड का हमेशा निश्चित होता है। अब बात आती है लिक्विड की। क्या लिक्विड में आयतन निश्चित नहीं होता? ये बात समझने वाली है। अगर सॉलिड में तो हमें समझ में आ गया, तो क्या लिक्विड में हमारा आयतन निश्चित नहीं है? तो बच्चों आप बताइए कि क्या लिक्विड में आपका आयतन निश्चित है? अगर आप एक गिलास में पानी 1 लीटर डाल देते हैं तो वो कितना स्थान घेरती है, जितने गिलास में आपने पानी डाला उतना घेरती है। और अगर आप उसी को एक घड़े में पानी भर देते हैं तो उस घड़े का आयतन क्या होगा, वो घड़े का आकार ले लेगा, मतलब कि वो उस शेप में आ जाएगा जितना बड़ा उसका घड़ा है। और अगर आप पूरे ड्रम में पानी, उतना ही पानी 1 लीटर पूरे ड्रम में भर दे रहे हैं तो वो ड्रम का ले लेगा, वो ड्रम का आयतन घेर लेगा। तो भाई इसका आयतन तो निश्चित नहीं होता ना। इसका आयतन निश्चित होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चित होता है। ठीक है, लिक्विड का भी आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि 1 लीटर पानी चाहे एक भगोने में रखो या 1 गिलास में रखो, वो उतना ही रहेगा। सिर्फ उसका जितना आपकी वस्तु होगी उतने का ही वो आकार घेरेगा, उतने का ही, मतलब उसका आयतन जो होगा उतना ही लेगा। ठीक है ना। उसके अलावा अब बात आती है गैस। अब बात होती है गैस की कि क्या गैस हमारा आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि गैस हमारा अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है? अगर आप एक कमरे में किसी गैस को रखते हो तो वो क्या है, उतने में होगा, उतने में ही रहेगा। लेकिन उतने ही गैस को अगर वायुमंडल में आप डाल देते हो, ठीक है, तो पूरे वायुमंडल में हमारा गैस फैल जाएगा। मतलब कि इसका आयतन जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ये तो हमारा आयतन की बात हुई। अब अगर हम बात करें उसके आकार की, तो जो बच्चे सॉलिड का आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, क्योंकि उसका आकार उतना ही घेर लेता है जितना कि वो समान होता है।
लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो उसका आकार होता है, ठीक है, लिक्विड में जो हम इसका आकार होगा वो कैसा होगा, अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा। क्यों अनिश्चित होगा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि जो लिक्विड होगा, जैसा कि मान लेते हैं कि हमारा आयतन तो उतना ही है, ठीक है, जितना आपका समान है, लेकिन जो उसका आकार होगा, ठीक है, वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। जब हम एक गिलास में पानी रखेंगे तो इसका आकार ऐसा होगा, लेकिन अगर हम एक घड़े में पानी रखेंगे तो इसका आकार ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। लेकिन बच्चों, गैस का तो आकार और आकृति, मतलब आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि इसका ना आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंट है। अब जैसा कि बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस क्या बन सकता है। जैसा बच्चों, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई सॉलिड है, कोई हमारा सॉलिड चीजें हैं, हम उसको किस में बदल सकते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं, और लिक्विड से गैस में भी बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे भाई, अगर हम एक लोहे को लेते हैं तो लोहे को पिघलाने के बाद वो लिक्विड पदार्थ में आ जाएगा, तो क्या वो गैस के रूप में भी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। बच्चों, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझाना चाहती हूँ कि आपका गैस जो होगा, ठीक है, आपका जो गैस है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने बर्फ को लिया, बर्फ हमारा क्या है, सॉलिड है बर्फ हमारा, बिल्कुल है। अगर आप उसी बर्फ को, ठीक है, बर्फ में फ्रिज से निकाल देते हो तो वो किस में आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसे आप गर्म कर देते हो तो वो भाप बन के उड़ भी जाता है। तो ये क्या मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझाना चाहती थी। चलिए, तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं, वो आपका भौतिक वर्गीकरण तो हो गया, अब सेकंड आपको बताया जाएगा रासायनिक वर्गीकरण। जैसा कि इसमें मैंने लिख दिया है कि सॉलिड का आकार आयतन निश्चित होता है, लिक्विड का आयतन निश्चित, आकार भी अनिश्चित होता है, और गैस तो आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। ओके, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, रासायनिक वर्गीकरण और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक है हमारा शुद्ध पदार्थ, मतलब कि प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमारा है मिश्रण, जिसे हम मिक्स्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें दो वर्गों में डिवाइड कर दिया, एक हमारा शुद्ध पदार्थ में और एक हमारा मिश्रण में। अब बात ये आती है कि ये शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या है। यही पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे बताएं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ठीक है। अभी आपको एक एक चीज हम बताते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर किसे कहते हैं। प्योर मैटर वे होते हैं जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने होते हैं, जो वस्तु में एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। अभिकर्मक मतलब कि सब्सटेंस, बात को समझिएगा। अभी आप थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो वो कन्फ्यूजन होगी, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यही वर्ड आएगा, ठीक है, सब्सटेंस। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब कि हमारा जो शुद्ध मैटर होता है, प्योर मैटर होता है, वो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तत्व और दूसरा यौगिक। अब आपको यहीं पे समझना है, आप ध्यान से समझिएगा कि प्योर मैटर को दो भागों में डिवाइड किया, एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड में, मतलब कि तत्व और यौगिक में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है
क्या हम बताएंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं मैम, बहुत सारे रिएक्शन लिखे होते हैं, एलिमेंट्स के नेम लिखे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एलिमेंट्स है और कौन सा आपका कंपाउंड है। तो इस डाउट को हम आपको तुरंत क्लियर कर दे रहे हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझिएगा कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, कोई भी ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन को, हीलियम को, लिथियम को आप बहुत सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है। मतलब ये कि एलिमेंट्स वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब ये मत कहना मैम कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो क्या, जैसे कि हमने ले लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आपका जो होता है शुद्ध वो O2 होता है, तो कहोगे कि मैम ये कैसे शुद्ध हुआ? हमने ये नहीं बोला कि एक ही प्रकार, हमने आपसे ये बोला है कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, मतलब कि इसमें एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं। ये नहीं बोला कि आपके क्वांटिटी में कितने होते हैं। अब है तो ऑक्सीजन ही ना, चाहे आप जितना ऑक्सीजन हो भाई, आप कहीं से लेते हो, जैसे कि हमने ले लिया, हमने जल को लिया। अब जल हमने अगर मान लेते हैं कि हमने पानी लिया, अब पानी हम कहीं से भी ले, चाहे नदी से, चाहे तालाब से, चाहे सागर से, चाहे जहां से ले, है तो पानी ही ना, है तो जल ही ना वो। तो उसी तरीके से कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड की डिफिनेशन आप बताओगे कि जो विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं उसे हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मैम विभिन्न परमाणु जैसे कि हमने ले लिया एक कार्बन और हमने ले लिया एक ऑक्सीजन, तो हमारे पास तो ये दो अलग अलग हो गए ना, ये दो अलग अलग परमाणु है। तो विभिन्न प्रकार के परमाणु को मिलाकर, लेकिन एक निश्चित अनुपात में हम लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि ये तो समझ में आ गया मैम कि तत्व तो हमारा एक ही प्रकार के परमाणु में हो और यौगिक हमारा जो विभिन्न प्रकार के परमाणु में है, ये डाउट तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। लेकिन हम समझे कैसे कि कंपाउंड कैसे कैसे बन सकते हैं, किन किन वस्तुओं को हम कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं बच्चों कि आपने कार्बन लिया और O2 लिया। अब यहाँ पे हमने एक एलिमेंट्स अलग, एक एलिमेंट्स अलग, मतलब एक परमाणु हमारा कार्बन है और एक परमाणु हमारा ऑक्सीजन है, तो दो अलग अलग हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं। तो ऐसे परमाणु को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड या यौगिक बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये एलिमेंट्स कंपाउंड्स तो हमारे हो गए, तो ना आपको पता चल गया कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। अभिकर्मक का मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। बोलिए क्या कंफ्यूजन ये हो गया आपको कि मैम ये चीज तो समझ में आया कि शुद्ध पदार्थ आपने बताया कि एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही पदार्थ के अभिकर्मक होते हैं। तो हमारा मैम यौगिक में ये क्यों बताया कि विभिन्न परमाणु का एक निश्चित अनुपात में संयुक्त यौगिक कहलाता है? बच्चों हमने ये बोला कि एक ही प्रकार के अभिकर्मक, और अभिकर्मक का ही मतलब ही तो हमें समझाना था। अभिकर्मक का मतलब होता है सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ पे जो हमने लिया है वाटर को, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे हमारा पूरा जल ही सब्सटेंस है, पूरा जल ही अभिकर्मक है। इसलिए हम कंपाउंड की डिफिनेशन बोलते हैं विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त यौगिक कहलाता है।
कंपाउंड कहलाता है। समझ में आया आपको? तो बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाए। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो केमिस्ट्री आप आगे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि क्लास 11 की केमिस्ट्री पूरी कंसेप्ट केमिस्ट्री है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं मिश्रण क्या होता है। हमने शुद्ध पदार्थ तो समझ लिया मैम, शुद्ध पदार्थ के वर्गों को भी समझ लिया। मिश्रण क्या होता है? तो बच्चों मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है जो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक से मिलकर बना होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब कि 2 या 2 से अधिक एक अभिकर्मक को हम मिश्रण कहते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बन एक अलग ले लिया और हमने एक ऑक्सीजन को भी मिला दिया, तो ये 2 हमारे अलग अलग हो गए। 2 से अधिक है ना, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, या तो आप 2 लो या तो 2 से अधिक लो। उन दोनों पदार्थों को जब हम मिला दोगे, जैसे कि हम ले लेते हैं चीनी और पानी को, तो चीनी अलग है पानी अलग है, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये दोनों जो पदार्थ बनेगा वो क्या हो जाएगा? मिश्रण होगा। ठीक है, तो मिश्रण की डेफिनेशन क्या बताओगे? 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब हमारी बात ये आती है कि जो हमारा मिश्रण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है समांगी मिश्रण और एक होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों जानना ये है कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो आप समांगी मिश्रण को डेफिनेशन क्या बताएंगे? आप बोलोगे कि समांगी मिश्रण का पहले मतलब समझ लेते हैं। मतलब कि समान, समांगी का मतलब कि समान मात्रा में, ठीक है, मतलब कि सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होना, वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जो मिश्रण मतलब कि अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होना, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट समझ में नहीं आया कि समांगी और विषमांगी में कैसे समझेंगे कि समांगी और विषमांगी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक गिलास लिया और उस गिलास में हमने चीनी को मिलाया, चीनी के साथ हमने प्लस जल को लिया और दोनों का घोल बना दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना ये है कि चीनी और पानी दोनों एक अलग अलग पदार्थ है, दोनों अलग अलग पदार्थ है। इन दोनों को हमने जब घोला तो इसे हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ है। या फिर देखो यहाँ पे आपको बहुत गहराई से समझना है बच्चों। अभी आपने पढ़ा था आगे कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, है ना, 2 चीजों में था। ध्यान से समझिएगा कि शुद्ध पदार्थ, देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण जो हमारे थे उसमें क्या डिफरेंस हमने आपको बताया था कि जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण हमने आपको बताया कि जो 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक को मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो हमने अभी जल और चीनी को जो लिया है, क्या वो हमारा शुद्ध अभिकर्मक है? बिल्कुल नहीं है, वो हमारे मिश्रण है। क्यों? क्योंकि मिश्रण में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक को, मतलब कि 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक अलग अलग लिए गए हैं, क्योंकि चीनी और पानी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए इसे हमें शुद्ध पदार्थ ना कहकर क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ कि जो हमारा समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, तो वो जब हम जल को और किसको? चीनी में घोलते हैं, जल और चीनी में घोलने पर जब वो घुल जाता है और घुलने के बाद एकदम विलय हो जाता है, घुलनशील हो जाता है पानी में, तो अगर हम इसका स्वाद एक चम्मच उठाएंगे, एक चम्मच से हम ऊपर से पानी उसको घोलने के बाद पिएंगे तो भी उसका टेस्ट वैसे ही रहेगा। अगर हम यहाँ बीच से उठाएंगे तो भी उसका टेस्ट ऐसे ही रहेगा, और अगर हम नीचे से तली से उठाएंगे तो भी उसका टेस्ट वैसे ही होगा। मतलब कि हमारा जल और पानी दोनों में घुलनशील हो चुका है, पूर्ण रूप से वो हमारा एक समान हो चुका है। मतलब कि सभी अवयव का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान हो चुका है। उससे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण की बात अगर हम करें तो बच्चों विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जो हमारे एक समान नहीं होते हैं, एक समान रूप से उपस्थित नहीं होते। जैसे कि हम ले लेते हैं पानी और मिट्टी को। पानी और मिट्टी को आप ले लीजिए, मिट्टी को आप घोलिए, ठीक है, मिट्टी को आप घोलिए और घोलने के बाद उसका जो आप देखेंगे कि जो मिट्टी और हमारा पानी होगा, ठीक है, सॉरी जल लिख दे रहे हैं,
जो हमारी मिट्टी है, ठीक है, और प्लस जल है। जब इसको हम दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि इस गिलास में जब हम इन दोनों को भरेंगे तो मिट्टी जो हमारा होगा, ठीक है, वो नीचे नीचे गाढ़ा पदार्थ टाइप का बन जाएगा। मतलब इसकी मात्रा नीचे ज़्यादा होगी और ऊपर कम होगी, बीच में कम होगी, ऐसी चीज़ें होंगी। तो मतलब कि हमारा विषमांगी मिश्रण में ये हमारा पानी मिट्टी में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए हम इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप बता सकते हो कि समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जो सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जो हमारा मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको आज इस वीडियो में पहली क्लास केमिस्ट्री की एकदम बेसिक से कंसेप्ट बता दिया। इस चीज को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बच्चों, जितने भी आपके कांटेक्ट में क्लास 11 के स्टूडेंट या 12th के स्टूडेंट हो और या फिर 10th के भी स्टूडेंट हो या 9th के स्टूडेंट हो, सारे बच्चों को इस वीडियो को भेजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चीजें हमें 9 से पता होनी चाहिए कि इन सारी चीजों में डिफरेंट क्या होता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी और आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ओके, थैंक यू।